चैप्टर 24। आश्चर्य। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपना सिर जोर से हिलाया और फिर अपने 17 वर्षीय पति के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान की ओर देखा। नहीं, ये गिनती में नहीं आता। मेरी उम्र 3 दिन पहले ही रुक गई है। मैं हमेशा के लिए 18 साल की हूँ। जो भी हो, एलिस ने मेरे विरोध को झट से खारिज करते हुए कहा। हम वैसे भी जश्न मना रहे हैं, इसलिए इसे बर्दाश्त करो। मैंने आह भरी। एलिस के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही उसने मेरी आंखों में स्वीकृति का भाव पड़ा, उसकी मुस्कुराहट और भी व्यापक हो गई। क्या तुम अपना उपहार खोलने के लिए तैयार हो? एलिस ने गाया। उपहार? एडवर्ड ने सुधारा और उसने अपनी जेब से एक और चाबी निकाली। यह एक लंबी, चांदी की चाबी थी जिस पर एक कम भड़कीले नीले रंग का धनुष बना हुआ था। मैं अपनी आंखें घुमाने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे तुरंत पता चल गया कि आफ्टरकार की यह कुंजी क्या थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मुझे उत्साहित महसूस करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वैम्पायर रूपांतरण ने मुझे स्पोर्ट्स कारों में कोई अचानक दिलचस्पी नहीं दी थी। पहले मेरा, एलिस ने कहा और फिर उसके उत्तर को भांपते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल ली। मेरा करीब है, लेकिन देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं। एलिस के शब्द लगभग कराहने जैसे थे। ये पूरे दिन मुझे परेशान करता रहा है। ये स्पष्ट रूप से प्राथमिकता है। मेरी भौहें सिकुड़ गईं जब मैंने सोचा कि एक चाबी मुझे नए कपड़े कैसे पहना सकती है। क्या उसने मेरे लिए पूरा ट्रंक भर दिया है? मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, एलिस ने सुझाव दिया। पत्थर, कागज, कैंची। जेस्पर हंसा और एडवर्ड ने आह भरी। आप मुझे सीधे क्यों नहीं बताते कि कौन जीतता है? एडवर्ड ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। एलिस मुस्कुराए। हाँ, बहुत बढ़िया। शायद ये बेहतर होगा कि मैं सुबह तक इंतजार करूं। वैसे भी। एडवर्ड ने मेरी ओर टेढ़ी मुस्कान दी और फिर सिर हिलाया। जेकब और सेठ, जो रात भर सोए हुए लग रहे थे, मुझे आश्चर्य है कि इस बार वे कितनी देर तक जागते रहे होंगे। मुझे लगता है कि अगर जेकब बड़े खुलासे के लिए जागता तो शायद ज्यादा मजेदार होता। क्या आप सहमत नहीं हैं? ताकि वहां कोई सही स्तर का उत्साह व्यक्त कर सके। मैं भी मुस्कुरा दिया। वह मुझे अच्छी तरह जानता था। वाह, एलिस ने गाया। बेला, मिस रेनेस्मी को रोजली को दे दो। वह आमतौर पर कहाँ सोती है? एलिस ने कंधे उचका दिए। रोज की बाहों में, या जेकब की, या एस्मे की। आप समझ गए होंगे। उसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं छोड़ा गया। वह अस्तित्व में सबसे बिगड़ी हुई आधी पिशाच बनने जा रही है। एडवर्ड हंस पड़ा, जबकि रोसेली ने रेनेस्मी को कुशलता से अपनी बाहों में ले लिया। वह अस्तित्व में सबसे अछूती अर्ध पिशाच भी है, रोसेली ने कहा। एक तरह की होने की सुंदरता। रोसेली ने मेरी तरफ देखा और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उसकी मुस्कान में हमारे बीच की नई दोस्ती अभी भी मौजूद थी। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि रेनेस्मी की जिंदगी के बाद भी यह रिश्ता बना रहेगा, लेकिन शायद हम दोनों ने एक ही पक्ष में इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी कि अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैंने आखिरकार वही फैसला किया जो वह करती अगर वह मेरी जगह होती। ऐसा लगता था कि मेरे बाकी सभी फैसलों के लिए उसकी नाराजगी दूर हो गई थी। एलिस ने रिबन वाली चाबी मेरे हाथ में थमा दी, फिर मेरी कोहनी पकड़ी और मुझे पीछे के दरवाजे की ओर ले गई। चलो, चलो, उसने मधुर स्वर में कहा। क्या ये बाहर है? कुछ ऐसा ही है, एलिस ने मुझे आगे धकेलते हुए कहा। अपने उपहार का आनंद लें, रोसेली ने कहा। ये हम सबकी ओर से है, खास तौर पर एस्मे की ओर से। क्या आप भी नहीं आ रहे हैं? मुझे एहसास हुआ कि कोई भी नहीं आया था। हम तुम्हें अकेले में इसकी सराहना करने का मौका देंगे, रोज़ली ने कहा। तुम हमें इसके बारे में बाद में बता सकते हो, एम्मेट ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, हालांकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बारे में बहुत सी बातें, जैसे कि आश्चर्य से नफरत करना और सामान्य रूप से उपहारों को पसंद न करना, जरा भी नहीं बदला है। ये जानना एक राहत और रहस्योद्घाटन था कि मेरे कितने आवश्यक मूल गुण इस नए शरीर में मेरे साथ आए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा बन पाऊंगा।
मैं खुलकर मुस्कुराया। एलिस ने मेरी कोहनी खींची और मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सका क्योंकि मैं उसके पीछे बैंगनी रात में चला गया। केवल एडवर्ड ही हमारे साथ आया था। यही वो उत्साह है जिसकी मुझे तलाश थी, एलिस ने स्वीकृतिपूर्वक कहा। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ा, 2 झटके लगाए और नदी के उस पार छलांग लगा दी। चलो बेला, उसने दूसरी तरफ से पुकारा। एडवर्ड ने भी उसी समय छलांग लगाई। जब मैं कूदा था, ये हर बार उतना ही मजेदार था जितना आज दोपहर था। शायद थोड़ा और मजेदार इसलिए क्योंकि रात ने सब कुछ नए, समृद्ध रंगों में बदल दिया था। एलिस हमारे साथ उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। उसके पैरों की आवाज़ और उसकी खुशबू का ताज़ा रास्ता देखना मेरे लिए ज़्यादा आसान था, बजाय इसके कि मैं घनी झाड़ियों के बीच से उसे देखती रहूं। मुझे कोई संकेत नज़र नहीं आया और वो घूमकर वापस वहीं आ गई जहां मैं रुका हुआ था। मुझ पर हमला मत करो, उसने चेतावनी दी और मुझ पर झपटी। तुम क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। वो मेरी पीठ पर चढ़ गई और अपने हाथों से मेरे चेहरे को लपेट लिया। मुझे उसे नीचे गिराने की इच्छा हुई, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित कर लिया। ये सुनिश्चित करना कि आप देख न सकें, एडवर्ड ने कहा। मैं बिना किसी नाटकीयता के ये काम कर सकता हूँ। आप उसे धोखा देने दे सकते हैं। उसका हाथ पकड़ो और उसे आगे ले जाओ। एलिस, बेला, परेशान मत हो। हम ये काम मेरे तरीके से करेंगे। मैंने महसूस किया कि एडवर्ड की उंगलियां मेरी उंगलियों में घुस रही हैं। बस कुछ सेकंड और, बेला। फिर वह किसी और को परेशान करेगी। उसने मुझे आगे खींच लिया। मैं आसानी से आगे बढ़ गया। मुझे पेड़ से टकराने का डर नहीं था। उस स्थिति में सिर्फ पेड़ को ही चोट लगती। तुम्हें थोड़ा ज्यादा सराहना करनी चाहिए, एलिस ने उसे डांटा। ये तुम्हारे लिए उतना ही है जितना उसके लिए। सच। एक बार फिर धन्यवाद, एलिस। हाँ, ठीक है। एलिस की आवाज़ अचानक उत्साह से भर गई। वहीं रुको, उसे थोड़ा सा दाईं ओर मोड़ो। हाँ, ऐसे ही। ठीक है। क्या तुम तैयार हो? उसने चीख कर कहा। मैं तैयार हूँ। यह नई खुशबू थी जिसने मेरी दिलचस्पी जगाई, मेरी जिज्ञासा को बढ़ाया। ऐसी खुशबू जो गहरे जंगल में नहीं थी। हनीस्कल, धुआं, गुलाब, चूरा, कुछ धातु जैसी भी। गहरी धरती की समृद्धि खोदी और उजागर हुई। मैं रहस्य की ओर झुका। एलिस मेरी पीठ से नीचे कूद पड़ी और मेरी आंखों पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैं बैंगनी अंधेरे में घूरता रहा। वहां जंगल में एक छोटे से खुले मैदान में एक छोटा सा पत्थर का घर था जो सितारों की रोशनी में लवेंडर ग्रे रंग का था। ये यहाँ का इतना खास था कि ऐसा लगता था कि यह चट्टान से उगाया होगा, एक प्राकृतिक संरचना। हनीस्कल एक दीवार पर जाली की तरह चढ़ गया और पूरी तरह से मोटी लकड़ी की छतों पर चढ़ गया। देर से गर्मियों में गुलाब अंधेरे, गहरी खिड़कियों के नीचे एक रुमाल के आकार के बगीचे में खिलते थे। वहाँ एक छोटा सा था, सपाट पत्थरों का रास्ता जो रात में नीलम की तरह चमकता था, विचित्र धनुषाकार लकड़ी के दरवाजे तक ले जाता था। मैं चौंककर अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी को घुमाने लगा। तुम क्या सोचते हो? एलिस की आवाज़ अब नर्म हो गई थी। ये कहानी के दृश्य की पूर्ण शांति के साथ मेल खा रही थी। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं कहा। एस्मे ने सोचा कि शायद हम कुछ समय के लिए अपना खुद का घर पसंद करेंगे, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि हम बहुत दूर रहें, एडवर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। और उसे मरम्मत के लिए कोई भी बहाना पसंद है। ये छोटी सी जगह कम से कम 100 सालों से यहाँ रह रही है। मैं देखता रहा, मेरा मुंह मछली की तरह खुला हुआ था। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? एलिस का चेहरा उतर गया। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि अगर तुम चाहो तो हम इसे अलग तरीके से ठीक कर सकते हैं। एम्मेट कुछ हजार वर्ग फीट, एक दूसरी मंजिल, स्तंभ और एक टावर जोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन एस्मे को लगा कि तुम्हें ये सबसे अच्छा लगेगा। जिस तरह से इसे दिखना चाहिए था। उसकी आवाज़ तेज होने लगी। अगर वह गलत थी, तो हम काम पर वापस जा सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। शश, मैं किसी तरह कह सका। उसने अपने होंठ आपस में दबा लिए और इंतजार करने लगी। मुझे संभलने में कुछ सेकंड लगे।
आप मुझे मेरे जन्मदिन पर एक घर दे रहे हैं। मैंने फुसफुसाकर कहा। एडवर्ड ने सुधारा। और यह एक झोपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि शब्द हाउस का मतलब ज्यादा पैर रखने की जगह है। मेरे घर पर दस्तक मत देना, मैंने फुसफुसाकर उससे कहा। एलिस मुस्कुराई। तुम्हें ये पसंद है? मैंने अपना सिर हिला दिया। इसे प्यार करना। मैंने सिर हिलाया। मैं एस्मे को बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वह क्यों नहीं आई? एलिस की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, जो पहले जैसी नहीं थी, जैसे मेरे सवाल का जवाब देना मुश्किल हो गया हो। ओह, तुम्हें पता है, वे सभी याद करते हैं कि तुम उपहारों के बारे में कैसी हो। वे तुम पर इसे पसंद करने का बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे। लेकिन बेशक मुझे ये पसंद है। मैं इसे पसंद क्यों नहीं करूँगा? उन्हें ये पसंद आएगा। उसने मेरी बांह थपथपाई। खैर, आपकी अलमारी में बहुत सारा सामान भरा पड़ा है। इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है कि यही सब कुछ है। क्या तुम अंदर नहीं आओगे? वो कुछ कदम पीछे आराम से चली गई। एडवर्ड को सब कुछ पता है। मैं बाद में आऊंगी। अगर तुम अपने कपड़े ठीक से मैच नहीं कर पाओ तो मुझे बुला लेना। उसने मुझे संदेह भरी नज़र से देखा और फिर मुस्कुराई। जैस शिकार करना चाहता है। मिलते हैं। वह अत्यंत सुंदर गोली की तरह पेड़ों की ओर भागी। यह अजीब था, मैंने कहा जब उसकी उड़ान की आवाज़ पूरी तरह से गायब हो गई थी। क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? उन्हें दूर रहने की ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे दोषी महसूस हो रहा है। मैंने उसका शुक्रिया भी नहीं अदा किया। हमें वापस जाना चाहिए, एस्मे से कहना चाहिए। बेला, मूर्खता मत करो। कोई भी नहीं सोचता कि तुम इतनी अनुचित हो। तब क्या, अकेले समय बिताना उनका दूसरा उपहार है। एलिस इसके बारे में सूक्ष्मता से सोचने की कोशिश कर रही थी। ओह, घर को गायब करने के लिए बस इतना ही काफी था। हम कहीं भी हो सकते थे। मैंने पेड़, पत्थर या तारे नहीं देखे। ये सिर्फ एडवर्ड था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या किया है, उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। क्या वह इस तथ्य से अनजान था कि मेरे शरीर में एड्रेनालाइन तेज रक्त की तरह एक विद्युत प्रवाह धड़क रहा था? एक बार फिर मुझे अजीब तरह से संतुलन खोना पड़ा, ऐसी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करना जो मेरा शरीर अब करने में सक्षम नहीं था। मेरा दिल भाप इंजन की तरह धड़क रहा था जो हम पर हमला करने वाला था। बहरा कर देने वाला। मेरे गाल चमकीले लाल हो जाने चाहिए थे। वैसे तो मुझे थक जाना चाहिए था। यह मेरे जीवन का सबसे लंबा दिन था। मैं जोर से हंस पड़ा, एक हल्की सी हंसी, आश्चर्य के कारण जब मुझे एहसास हुआ कि ये दिन कभी खत्म नहीं होगा। क्या मुझे चुटकुला सुनने को मिलेगा? ये बहुत अच्छा नहीं है, मैंने उसे बताया जब वो छोटे गोल दरवाजे की ओर ले गया। मैं बस सोच रहा था आज हमेशा के लिए पहला और आखिरी दिन है। इसे समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इतनी सारी अतिरिक्त जगह होने के बावजूद भी। मैं फिर से हंसा। वह मेरे साथ हंसा। उसने अपना हाथ दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ाया, मेरे द्वारा सम्मान करने का इंतजार करते हुए। मैंने चाबी को ताले में डाला और उसे घुमाया। तुम इस काम में बहुत माहिर हो, बेला। मैं भूल गया कि तुम्हारे लिए ये सब कितना अजीब होगा। काश मैं ये सुन पाता। वह नीचे झुका और मुझे इतनी तेजी से अपनी बाहों में उठा लिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि यह हो रहा है, और यह वाकई एक बड़ी बात थी। अरे, सीमाएं मेरे काम का हिस्सा हैं, उन्होंने मुझे याद दिलाया। लेकिन मैं उत्सुक हूँ। मुझे बताओ कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा मुश्किल से सुनाई देने वाली चरमराहट के साथ पीछे गिर गया और वह छोटे से पत्थर के कमरे में प्रवेश कर गया। सब कुछ, मैंने उससे कहा। सब कुछ एक साथ, आप जानते हैं। अच्छी चीजें, चिंता करने वाली चीजें और नई चीजें। मैं अपने दिमाग में बहुत सारे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करता रहता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एस्मे एक कलाकार है। ये बहुत बढ़िया है। कॉटेज का कमरा किसी परी कथा जैसा था। फर्श चिकने, सपाट पत्थरों से बनी एक पागल रजाई थी। निचली छत पर लंबे समय तक खुली हुई बीम थी, जिनसे जेकब जैसा लंबा कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से अपना सिर टकरा सकता था। दीवारें कुछ जगहों पर गर्म लकड़ी की थी,
तो कुछ जगहों पर पत्थर की मोज़ाइक। कोने में मधुमक्खी के छत्ते की चिमनी में धीमी टिमटिमाती आग के अवशेष थे। वहाँ लकड़ी जल रही थी और नमक की वजह से धीमी लपटें नीली और हरी थीं। यह एक दूसरे से मेल नहीं खाता था, लेकिन फिर भी एक जैसा ही सामंजस्यपूर्ण था। एक कुर्सी थोड़ी मध्ययुगीन लग रही थी, जबकि आग के पास एक छोटा सा ओटोमन अधिक समकालीन था और दूर की खिड़की के सामने रखी किताबों की अलमारी मुझे इटली में सेट की गई फिल्मों की याद दिलाती थी। किसी तरह प्रत्येक टुकड़ा एक दूसरे के साथ एक बड़ी त्रिआयामी पहेली की तरह फिट बैठता था। दीवारों पर कुछ पेंटिंग थी जिन्हें देखकर मैंने पहचाना कि वे बड़े घर की मेरी कुछ सबसे पसंदीदा पेंटिंग थीं। बेशक बेशकीमती मूल, लेकिन वे भी बाकी सभी की तरह यहीं की लगती थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी यह विश्वास कर सकता था कि जादू मौजूद है। एक ऐसी जगह जहां आप बस यही उम्मीद करते थे कि स्नो वाइट अपने हाथ में सेब लेकर चली आएगी या कोई गेंडा रुककर गुलाब की झाड़ियों को कुतरने लगेगा। एडवर्ड हमेशा सोचता था कि वह डरावनी कहानियों की दुनिया से ताल्लुक रखता है। बेशक मैं जानता था कि वह पूरी तरह गलत था। ये स्पष्ट था कि वह यहीं का रहने वाला था, एक परीक्षा में, और अब मैं भी उसके साथ कहानी में शामिल था। मैं इस तथ्य का लाभ उठाने ही वाली थी कि वह मुझे खड़ा करने के लिए तैयार नहीं था और उसका अद्भुत सुंदर चेहरा मुझसे बस कुछ इंच की दूरी पर था। तभी उसने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि एस्मे ने एक अतिरिक्त कमरा बनाने के बारे में सोचा। नेस्ट रनेस्मी के लिए कोई योजना नहीं बना रहा था। मैंने उसकी ओर भौहें सिकोड़ी, मेरे विचार एक कम सुखद रास्ते की ओर चले गए। आप भी नहीं, मैंने शिकायत की। माफ करना, प्रिय, मैं हर समय उनके विचारों में यही सुनता हूँ, तुम्हें पता है। इसका असर मुझ पर भी पड़ रहा है। मैंने आह भरी। मेरा बच्चा, समुद्री सांप। शायद इसके लिए कोई मदद नहीं थी। खैर, मैं हार नहीं मान रहा था। मुझे यकीन है कि आप कोठरी देखने के लिए बेताब होंगे, या कम से कम मैं एलिस को बता दूंगा कि आप अलमारी देखने के लिए बेताब हैं, ताकि उसे अच्छा लगे। क्या मुझे डरना चाहिए? भीगी बिल्ली। वो मुझे एक संकरे पत्थर के गलियारे में ले गया जिसकी छत पर छोटे छोटे मेहराब थे, मानो वह हमारा अपना छोटा सा महल हो। वह रनेस्मी का कमरा होगा, उसने पीले लकड़ी के फर्श वाले खाली कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। गुस्सैल वेयरवुल्फों के कारण उनके पास ज्यादा कुछ करने का समय नहीं था। मैं चुपचाप हंस पड़ा, इस बात पर आश्चर्यचकित था कि कैसे इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो गया, जबकि एक सप्ताह पहले तो ये सब बहुत बुरा लग रहा था। इस तरह से सब कुछ सही बनाने के लिए जेकब को धन्यवाद। ये हमारा कमरा है। एस्मे ने अपने द्वीप का कुछ हिस्सा हमारे लिए यहाँ लाने की कोशिश की। उसने अनुमान लगाया कि हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। बिस्तर बहुत बड़ा और सफ़ेद था, जिस पर छतरी से नीचे फर्श तक पतले बादल तैर रहे थे। लकड़ी का पीला फर्श दूसरे कमरे से मेल खाता था, और अब मुझे समझ में आ गया कि यह बिल्कुल एक प्राचीन समुद्र तट का रंग था। दीवारें लगभग एक चमकदार धूप वाले दिन की तरह सफ़ेद नीली थीं, और पीछे की दीवार में बड़े कांच के दरवाजे थे जो एक छोटे से छिपे हुए बगीचे में खुलते थे। चढ़ते हुए गुलाब और एक छोटा गोल तालाब, जो दर्पण की तरह चिकना और चमकदार पत्थरों से घिरा हुआ था। हमारे लिए एक छोटा, शांत महासागर। मैं केवल इतना ही कह सका, ओह, मुझे पता है, वो फुसफुसाया। हम 1 मिनट तक वहीं खड़े रहे, याद करते रहे। हालांकि ये यादें मानवीय और धुंधली थीं, लेकिन उन्होंने मेरे दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वह एक बड़ी, चमकती हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराया और फिर हंस पड़ा। कोठरी उन दोहरे दरवाजों के पीछे है। मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, यह इस कमरे से भी बड़ी है। मैंने दरवाजों की तरफ देखा तक नहीं। दुनिया में और कुछ नहीं था, बस वो फिर से था। उसकी बाहें मेरे नीचे मुड़ी हुई थीं, उसकी मीठी सांसें मेरे चेहरे पर थीं, उसके होंठ मेरे होंठों से बस कुछ इंच की दूरी पर थे, और अब ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरा ध्यान भटका सके, चाहे वह नवजात पिशाच हो या न हो। हम एलिस को बताएंगे कि मैं सीधे कपड़ों की तरफ भागी। मैंने फुसफुसाते हुए अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाईं और अपना चेहरा उसके करीब खींचा। हम उसे बताएंगे कि मैंने ड्रेस अप खेलने में वहां घंटों बिताए। हम झूठ बोलने जा रहे हैं।
उसने एक पल में ही मेरे मूड को समझ लिया, या शायद वह पहले से ही वहां था और वह बस मुझे मेरे जन्मदिन के उपहार की पूरी तरह से सराहना करने देने की कोशिश कर रहा था, एक सज्जन व्यक्ति की तरह। उसने अचानक उग्रता के साथ मेरा चेहरा अपनी ओर खींचा, उसके गले में एक धीमी कराह थी। उस आवाज ने मेरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ा दिया और मैं लगभग पागल हो गया, जैसे कि मैं उसके इतने करीब नहीं आ सकता था। मैंने सुना कि कपड़े हमारे हाथों के नीचे फट रहे थे और मुझे खुशी थी कि मेरे कपड़े कम से कम पहले से ही नष्ट हो चुके थे। उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। सुंदर सफेद बिस्तर को अनदेखा करना लगभग असभ्य लग रहा था, लेकिन हम बस इतना दूर नहीं जा रहे थे। ये दूसरा हनीमून हमारा पहला हनीमून जैसा नहीं था। द्वीप पर हमारा समय मेरे मानव जीवन का सार था, इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा। मैं अपने मानव समय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी, बस कुछ और समय के लिए उसके साथ जो कुछ भी था उसे बनाए रखने के लिए, क्योंकि शारीरिक हिस्सा फिर कभी वैसा नहीं होने वाला था। आज जैसे दिन के बाद मुझे यह अनुमान लगाना चाहिए था कि यह बेहतर होगा। मैं अब उसकी सराहना कर सकती थी, अब मैं उसके सुंदर चेहरे की हर खूबसूरत रेखा, उसके लंबे, बेदाग शरीर को अपनी नई मजबूत आंखों से देख सकती थी, उसके हर कोण और हर सतह को देख सकती थी। मैं अपनी जीभ पर उसकी शुद्ध, ज्वलंत खुशबू का स्वाद ले सकती थी और अपनी संवेदनशील उंगलियों के नीचे उसकी संगमरमर की त्वचा की अविश्वसनीय रश्मिपन को महसूस कर सकती थी। मेरी त्वचा भी उसके हाथों के नीचे बहुत संवेदनशील थी। वो बिल्कुल नया था, एक अलग व्यक्ति, क्योंकि हमारे शरीर रेतीले फर्श पर एक दूसरे से शान से लिपटे हुए थे। कोई सावधानी नहीं, कोई संयम नहीं, कोई डर नहीं, खास तौर पर वह भी नहीं। हम साथ में प्यार कर सकते थे, अब दोनों सक्रिय भागीदार। आखिरकार बराबर, हमारे पिछले चुंबनों की तरह, हर स्पर्श मेरे लिए पहले से ज्यादा था। उसने अपने बारे में बहुत कुछ छिपा रखा था। उस समय ये जरूरी था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कितना कुछ खो रही थी। मैंने ये ध्यान में रखने की कोशिश की कि मैं उससे अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन इतनी तीव्र संवेदनाओं के कारण किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना कठिन था, जो हर सेकंड मेरे शरीर के लाखों अलग अलग स्थानों पर मेरा ध्यान खींच रही थी। अगर मैंने उसे चोट पहुंचाई, तो उसने शिकायत नहीं की। मेरे दिमाग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा इस स्थिति में मौजूद दिलचस्प पहेली पर विचार कर रहा था। मैं कभी थकने वाला नहीं था, और न ही वह। हमें अपनी सांस लेने या आराम करने या खाने या यहाँ तक कि बाथरूम का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें कोई और सांसारिक मानवीय ज़रूरतें नहीं थीं। उसके पास दुनिया में सबसे सुंदर, संपूर्ण शरीर था। दुनिया और मैं उसे पूरी तरह से अपने पास रखते थे, और ऐसा नहीं लगता था कि मैं कभी भी ऐसा मुकाम हासिल कर पाऊंगा जहां मैं सोचूं, अब मेरे पास एक दिन के लिए बहुत कुछ है। मैं हमेशा और चाहता था, और दिन कभी खत्म नहीं होने वाला था। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे रुक सकते थे? मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने महसूस किया कि जब आसमान में रोशनी होने लगी तो बाहर का छोटा सा समुद्र काले से भूरे रंग में बदल गया और कहीं बहुत पास में एक लाख ने गाना शुरू कर दिया। शायद उसने गुलाबों में घोंसला बना रखा हो। क्या तुम्हें इसकी याद आती है? मैंने उससे पूछा जब उसका गाना समाप्त हो गया। ये पहली बार नहीं था जब हमने बात की थी, लेकिन हम बातचीत को जारी भी नहीं रख पा रहे थे। क्या मिस? वह बुदबुदाया। ये सब, वह गर्माहट, वह मुलायम त्वचा, वह स्वादिष्ट गंध। मैं कुछ भी नहीं खो रही हूँ, और मैं बस सोच रही थी कि क्या यह आपके लिए थोड़ा दुखद था कि आप ऐसा कर रही थीं। वह धीमे और कोमल स्वर में हंसा। मुझसे ज्यादा दुखी कोई और नहीं मिल सकता। मैं तो ये कहूँगा कि असंभव है। बहुत से लोगों को वह सब कुछ नहीं मिल पाता जो वे चाहते हैं, साथ ही वे सभी चीजें भी जो उन्होंने मांगने के बारे में नहीं सोचा था, एक ही दिन में। क्या आप सवाल से बच रहे हैं? उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर दबाया और मुझसे कहा, तुम गर्म हो। एक तरह से ये सच था। मेरे लिए उसका हाथ गर्म था। ये जेकब की ज्वाला सी गर्म त्वचा को छूने जैसा नहीं था, लेकिन यह ज्यादा आरामदायक था, ज्यादा स्वाभाविक। फिर उसने अपनी उंगलियां बहुत धीरे से मेरे चेहरे पर घुमाईं, मेरे जबड़े से लेकर गले तक और फिर कमर तक।
मेरी आंखें थोड़ी पीछे की ओर मुड़ गईं। आप नर्म हैं। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर साटन की तरह चिपकी हुई थीं, इसलिए मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। और जहां तक खुशबू की बात है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे उसकी याद आई। क्या तुम्हें उन शिकारियों की खुशबू याद है? मैं ऐसा न करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। कल्पना करो कि तुम उसे चूम रहे हो। मेरा गला ऐसे फट गया जैसे गर्म हवा के गुब्बारे की रस्सी खींच दी गई हो। 0/7। बिल्कुल। तो जवाब है नहीं। मैं पूरी तरह से आनंद से भरी हुई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी कमी नहीं है। अब मुझसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। मैं उन्हें उनके कथन के एक अपवाद के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरे होंठ बहुत व्यस्त हो गए। जब सूर्योदय के साथ छोटा तालाब मोती के रंग का हो गया, तो मैंने उसके लिए एक और प्रश्न सोचा। ये कब तक चलेगा? मेरा मतलब है, कार्लिस्ले और एस्मे, एम और रोज, एलिस और जैस्पर वे सारा दिन अपने कमरों में बंद नहीं रहते। वे सार्वजनिक रूप से बाहर रहते हैं, पूरे कपड़े पहने हुए, हर समय। क्या ये लालसा कभी कम होती है? मैंने खुद को उसके और करीब खींचा। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, वास्तव में ये स्पष्ट करने के लिए कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। ये कहना मुश्किल है। हर कोई अलग होता है और, खैर, अब तक आप सभी में सबसे अलग हैं। औसत युवा पिशाच प्यास से इतना ग्रस्त होता है कि कुछ समय के लिए वह किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता। ऐसा लगता है कि यह आप पर लागू नहीं होता। हालांकि औसत पिशाच के साथ, उस पहले वर्ष के बाद, अन्य ज़रूरतें खुद को प्रकट करती हैं। न तो प्यास और न ही कोई अन्य इच्छा वास्तव में कभी मिटती है। ये केवल उन्हें संतुलित करना सीखने, प्राथमिकता देना और प्रबंधित करना सीखने का मामला है। कितनी देर? वह मुस्कुराया, अपनी नाक को थोड़ा सिकोड़ते हुए। रोज़ली और एम्मेट सबसे बुरे थे। मुझे उनके 5 मील के दायरे में रहने में एक दशक लग गया। यहाँ तक कि कार्लिस्ले और एस्मे को भी इसे पचाने में मुश्किल हुई। उन्होंने आखिरकार इस खुश जोड़े को बाहर निकाल दिया। एस्मे ने उनके लिए एक घर भी बनवाया। यह इस घर से ज्यादा शानदार था, लेकिन फिर एस्मे जानती है कि रोज को क्या पसंद है, और वह जानती है कि आपको क्या पसंद है। तो 10 साल बाद, फिर मुझे पूरा यकीन था कि रोज़ली और एम्मेट के पास हमारे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर मैं एक दशक से ज्यादा आगे जाता तो यह अहंकारी लगता। सब लोग फिर से सामान्य हो गए हैं, जैसे कि अब हैं। एडवर्ड फिर मुस्कुराया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि सामान्य से आपका क्या मतलब है। आपने मेरे परिवार को काफी हद तक मानवीय तरीके से जीवन जीते हुए देखा है, लेकिन आप रातों को सोते रहे हैं। उसने मेरी तरफ आंख मारी। जब आपको सोने की जरूरत नहीं होती है तो बहुत सारा समय बच जाता है। इससे आपकी रुचियों को संतुलित करना काफी आसान हो जाता है। यही कारण है कि मैं परिवार में सबसे अच्छा संगीतकार हूँ। यही कारण है कि कार्लिस्ले के अलावा मैंने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, सबसे ज्यादा विज्ञान का अध्ययन किया है, धाराप्रवाह बन गया हूँ अधिकांश भाषाओं में। एम्मेट आपको यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि मैं मन पढ़ने के कारण सब कुछ जानता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे पास बहुत सारा खाली समय है। हम दोनों साथ साथ हंसे, और हमारी हंसी की गति ने हमारे शरीर के जुड़ाव को रोचक बना दिया, जिससे प्रभावी रूप से वह बातचीत समाप्त हो गई।